मैं आशुतोष कौशिक, सहायक आचार्य विधि, राजकीय विधि महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज आपको छल का जो अपराध है उस छल के अपराध के विषय में बताऊंगा। छल का अपराध भारतीय दंड संहिता की धारा 415 के अंतर्गत जो कि दिया गया है। छल के अपराध के अंतर्गत जो तत्व हैं वो तत्व निम्न प्रकार से हैं कि सबसे महत्वपूर्ण तत्व इसके अंतर्गत होता है प्रवंचना का। और प्रवंचना का मतलब होता है किसी व्यक्ति को धोखे में रखना, यानी उस व्यक्ति को किसी तथ्य के बारे में मिथ्या जानकारी देना और मिथ्या जानकारी उसको इस आशा से देना कि वह उस तथ्य के बारे में सही होने का विश्वास करे और उस सही होने के आधार पर वह किसी कार्य को निष्पादित करे। और वास्तविक रूप में ऐसा जो तथ्य है, ऐसा जो सबस्टेंस यानी कि जो तत्व है वो मौजूद ही नहीं हो। तो किसी व्यक्ति से बेईमानी से जब हम ऐसा कोई कार्य करवाते हैं तो वो छल की परिभाषा के अंतर्गत आता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से लेकर 420 में जो छल है उसको छल को बताया गया है। तो धारा 415 के अंतर्गत छल की परिभाषा, छल के अंतर्गत जो कोई किसी व्यक्ति से प्रवंचना करके उस व्यक्ति को जिसको प्रवंचित किया गया है कपटपूर्वक या बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, वह कोई संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति को परिदत्त कर दे या वह कोई संपत्ति दे दे या वह किसी संपत्ति को रखे और उस व्यक्ति को जिस प्रकार प्रवंचना दी गई है उत्प्रेरित करता है कि वह कोई ऐसा कार्य करे या कार्य कारित करने का कोई लोभ करे। यदि वह उसको प्रवंचित नहीं करता तो वह या तो उस कार्य को नहीं करता या उस कार्य को करने से लोभ नहीं करता। इस प्रकार से उस कार्य से या उस लोभ से उस व्यक्ति को कोई शारीरिक, मानसिक ख्याति या संपत्ति संबंधी को नुकसान होना अपेक्षित है, संभाव्य है, तो वह छल कहता है। तो इसमें दो इसके तत्व हो गए, कपटपूर्वक या बेईमानी से किसी व्यक्ति को उत्प्रेरित करना और उस उत्प्रेरण के परिणाम स्वरूप वह कोई कार्य करे या कार्य करने से लोभ करे और उस कार्य या लोभ से उस व्यक्ति को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या संपत्ति संबंधी कोई हानि हो। इस प्रकार का जो कार्य है वो छल की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। और छल के अंतर्गत इसमें जो स्पष्टीकरण है वो दे रखा है, तथ्यों को बेईमानी पूर्वक आप छिपाते हो तो वह भी एक छल है, कंसीलमेंट ऑफ द फैक्ट। इसमें दृष्टांत जो कि हैं वो बहुत क्लियर दे रखे हैं परिभाषा में, और वो ये हैं कि कै सिविल सेवा में होने का अपदेश करके यह से प्रवंचना करता है और यह को वह बेईमानी से उत्प्रेरित करता है कि वह उसको उधार दे दे कोई सामान। अब वह व्यक्ति यह सोचता है कि अमुक व्यक्ति सिविल सर्विस में है तो निश्चित रूप से यह सामान समय पर लौटा देगा, या कोई वस्तु का क्रय किया है वह निश्चित रूप से लौटा देगा। लेकिन वास्तविक रूप से उस व्यक्ति का, जो व्यक्ति ऐसा सामान लेता है, मूल्य चुकाने का उसका कोई इरादा ही नहीं है, क्योंकि वह सिविल सर्वेंट है ही नहीं। तो जब वह ऐसा कार्य करता है तो वह छल की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। दूसरा, कि यह को किसी वस्तु का नकली सैंपल दिखाता है और वह नकली सैंपल दिखा करके और यह वो करता है कि मतलब उस सैंपल के आधार पर कोई वस्तु क्रय की जाए और वह उस क्रय की जाने वाली वस्तु का मूल्य चुकाने के लिए बेईमानी से यह को उत्प्रेरित करता है, तो वह छल की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इसके बाद एक दृष्टांत इसका और है, वो है कि ऐसे नगों को जिसको वह जानता है कि वह हीरे की परिभाषा के अंतर्गत, डायमंड की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं,
लेकिन वह उन नगों को गिरवी रखता है, उन नगों को गिरवी रख करके ऐसे यह प्रवंचना करता है कि वह उसको कुछ पैसे उधार दे दे, जबकि वास्तविक रूप में वह जानता है कि ऐसे नग कांच के नग हैं, ये कोई हीरे की परिभाषा में नहीं आते, और हीरे की परिभाषा के अंतर्गत उनको प्रवंचित करके जोर ज़बरदस्ती से बेईमानी पूर्वक वह उन नगों को गिरवी रखता है, और गिरवी रखने के बाद पैसा उधार ले लेता है। और इस प्रकार से जब वह बेईमानी पूर्वक ऐसा करता है तो वह छल की जो परिभाषा है उस छल की परिभाषा के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार से यह छल की परिभाषा धारा 415 के अंतर्गत जो किया कि वह दे रखी है कि छल क्या है। अब छल के बाद में एक छल का दूसरा प्रकार, और उस दूसरे प्रकार के अंतर्गत है प्रतिरूपण के द्वारा छल, यानी कि किसी व्यक्ति का प्रतिरूपण करना। कोई व्यक्ति प्रतिरूपण के द्वारा छल करता है जब वह तब कहा जाएगा जब वह अपदेशन करके किसी व्यक्ति को अन्य रूप में वह व्यपदिष्ट करता है, यानी कि वह यह परिलक्षित करता है, यह आभासित करता है, यह प्रतिबिंबित करता है, यह दिखाता है कि अमुक व्यक्ति ए जिसके बारे में वह छल कर रहा है, और बी नामक व्यक्ति जिसका सहारा लेकर के वह छल का कार्य कर रहा है, वह बी नामक व्यक्ति अमुक ए नामक व्यक्ति की किसी पद को, उसकी हैसियत को नहीं रखता है, और वह किसी सी व्यक्ति से यह छल करता है, सी व्यक्ति को यह उकसाता है किसी कार्य को करने का या लोभ करने का, वह उसको बाध्य करता है कि अमुक जो व्यक्ति है जिस नाम से छल किया जा रहा है वह ए ही है। तो इस प्रकार का यदि वह कार्य करता है तो वह प्रतिरूपण के द्वारा किया गया छल माना जाएगा। प्रतिरूपण के द्वारा छल के अंतर्गत यह स्पष्टीकरण दे रखा है कि यह अपराध होता है। यह आवश्यक नहीं है कि जिस व्यक्ति के साथ छल किया गया हो, जिस व्यक्ति की ख्याति का उपयोग किया गया हो, वह वास्तविक हो या आभासी। इसका दृष्टांत इससे अच्छी तरह से ये क्लियर हो जाएगा कि उसी नाम का अमुक धनवान बैंकर है, इस अपदेशन द्वारा छल करता है, के प्रतिरूपण के द्वारा छल करता है। प्रतिरूपण के द्वारा छल का साधारण सा उदाहरण अपन समझने की दृष्टि से ले सकते हैं कॉपीराइट एक्ट का, कि वह कॉपीराइट के द्वारा कॉपीराइट उसके पास है ही नहीं, और वह अमुक वस्तु का विक्रय कर रहा है या अमुक पदार्थों का उत्पादन कर रहा है, जबकि वास्तविक रूप में वह उस चीज़ के लिए एंटाइटल ही नहीं है। दूसरा है जिसकी मृत्यु हो चुकी है, अपदेशन करने के द्वारा कै छल करता है, कै प्रतिरूपण के द्वारा छल करता है, यानी कि धोखे से किसी व्यक्ति को इस कंडीशन के अंतर्गत वह रखता है। तो ये तो हो गया हमारा धारा 416। धारा 417 के अंतर्गत छल का दंड है। तो छल का दंड है वह दोनों में से किसी बात कारावास जो 1 वर्ष तक हो सकेगा, या जुर्माने से या दोनों से दंडित करने का जो प्रावधान है वो धारा 417 के अंतर्गत जो किया गया है। धारा 418 के अंतर्गत है इस ज्ञान के साथ छल करना कि उस व्यक्ति को सदोष हानि हो सकती है जिसका हित संरक्षित करने के लिए अपराधी आबद्ध है। तो इस प्रकार के ज्ञान के द्वारा अगर कोई छल करता है तो वह धारा 418 के अंतर्गत आ जाएगा। ये सब प्रकार से टाइटल सेक्शन है। मेन जो छल की परिभाषा है उसमें 2 तत्व आवश्यक हैं। पहला है बेईमानी और दूसरा है कपट। और बेईमानी और कपट और वह दोनों आशय के रूप में परिलक्षित होती हैं। बेईमानी पूर्वक आशय था या कपट पूर्वक आशय था, और दोनों को करने का जो उद्देश्य होता है, दोनों को जो करने का एक साधन होता है वह होता है प्रवंचना के द्वारा, डिसाइडफुली, यानी कि वास्तविक रूप में ऐसी वस्तु या चीज़ है नहीं, लेकिन इस प्रकार के आशय को रख करके हम किसी व्यक्ति को
प्रवंचित करते हैं, यानी उसको भूल भुलैया में रखते हैं और कोई कार्य या उससे लोभ करवाते हैं जिससे उसको क्षति हो, जो शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक या सांपत्तिक प्रकार की हो सकती है सेक्शन 44 आईपीसी के अनुसार। और इस प्रकार से वह व्यक्ति ग्रसित हो जाता है छल के अपराध से। धारा 419 में प्रतिरूपण के द्वारा छल के लिए दंड है। तो प्रतिरूपण के द्वारा जो दंड, छल के लिए दंड है, वह दोनों में से किसी बात कारावास जो 3 वर्ष तक हो सकेगा या जुर्माने से या दोनों से दंडित करने का जो प्रावधान है वो की धारा 419 के अंतर्गत जो किया गया है। अब धारा 420 साधारण उसमें आती है कि साहब यह 420 ही करना गलत है। तो 420 ही क्या है? 420 ही छल की परिभाषा के अंतर्गत ही आती है और वो एक स्पष्ट रूप में बताया गया है कि छल करना और संपत्ति देने के लिए किसी व्यक्ति को बेईमानी से उत्प्रेरित करना। इसकी डेफिनेशन में दे रखा है, जो कोई छल करेगा और उस छल के द्वारा किसी व्यक्ति को जिसको कि प्रवंचित किया गया है, जिसको कि है भूल भुलैया के द्वारा विश्वास कराया गया है, बेईमानी से उत्प्रेरित करेगा कि वह कोई संपत्ति को किसी व्यक्ति को परिदत्त कर दे या किसी मूल्यवान प्रतिभूति को, वैल्यूएबल सिक्योरिटी को। अब वैल्यूएबल सिक्योरिटी आईपीसी सेक्शन 30 के अंतर्गत तो बताई गई है कि मूल्यवान प्रतिभूति क्या होती है। तो वह उस प्रतिभूति को या किसी चीज़ को हस्ताक्षरित या जो मुद्रांकित है या जो मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में जिसको परिवर्तित कर दिया जा सके, वह पूर्णतः या अंशतः रच दे, परिवर्तित कर दे या उसको नष्ट कर दे, तो वह 7 वर्ष की अवधि तक का कारावास और जुर्माने से भी उसको दंडित किया जाएगा। इस प्रकार आज हमने छल का जो अपराध है उस छल के अपराध को पढ़ा, छल के लिए पनिशमेंट पढ़ा, प्रतिरूपण के द्वारा छल को पढ़ा और प्रतिरूपण के द्वारा छल के लिए दंड को पढ़ा। इसके साथ ही हमने धारा 420 को भी पढ़ा कि छल करना और संपत्ति देने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करना। तो आज की जो कक्षा है उसकी कक्षा में हम छल संबंधी अपराध ही पढ़ेंगे। आगे वाली जो कक्षा है उसमें बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जो एक विषय है वो है हमारा दृष्टि का अपराध, मिसचीफ का अपराध। तो मिसचीफ के अपराध को हम आगे की कक्षा में धारा 425 से जो दे रखी है उसमें धारा 425 में दृष्टि के बारे में दे रखा है, उसको हम पढ़ेंगे। तो आज की कक्षा में इतना ही।